गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कास्ट सेंसस। आज हम लोग कास्ट सेंसस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कास्ट सेंसस के बारे में हुई घोषणा, कास्ट सेंसस से क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या निगेटिव हो सकते हैं, साथ ही हम लोग क्या सजेशंस दे सकते हैं अगर मेंस एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जब तक प्री कॉलोनियल इरा की बात करें, यानी जब तक हम लोगों के यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल नहीं हुआ था, तब तक हमारे समाज में कास्ट सिस्टम तो था लेकिन उतना रिजिड नहीं था। कहने का मीनिंग है कि कहीं पर रिटन डॉक्यूमेंटेड नहीं होते थे, जिसके कारण रिजिडिटी उतना नहीं था। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने किस जाति को मतलब उसमें आप कह सकते एक हायरार्की डिसाइड करने का उनके द्वारा कोशिश हुआ था। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि जो आपको पता है कि वैदिक पीरियड में हम लोगों का जो समाज है वो वर्ण सिस्टम पर डिपेंड था। लास्ट में आप गुप्ता पीरियड आते आते धीरे धीरे वो कास्ट का रूप स्वरूप लेने लगा। ठीक है, कास्ट प्रोलिफरेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये गुप्ता पीरियड के समय तक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक जाति दूसरे जाति को लेकर इतना ज्यादा रिजिडिटी नहीं था, क्योंकि कहीं पर उस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं था या सर्वे नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो वहां पर क्या होता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड होते हैं वहां पर उसको नोट डाउन करना स्टार्ट होते हैं और उसमें एक हायरार्की फिक्स होता है। तो वहां से ये जो रिजिडिटी है ये बहुत और भी अधिक हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 1871 में फर्स्ट टाइम जब सेंसस हुआ तो वहां पर आपको फर्स्ट टाइम एक कास्ट को जो है इन्यूमरेट किया गया, यानी जाति जनगणना किया गया। ये इसलिए किया जा रहा था कि उनको समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटना था, उनको रूल करना था, इसलिए उनकी जनगणना भी उनके लिए जरूरी थी और उस हिसाब से उनके द्वारा जनगणना वो अपने आप कह सकते हो कि रूल करने के हिसाब से उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1881 से लेके जब 1881 में फर्स्ट एक्चुअली में ऑर्गेनाइज्ड आपका सेंसस हुआ था, वहां से लेके रेगुलर जो है दशकीय जो बोलते हैं डिसेनियल जो सेंसस है वो लगातार जो है आपका होते रहा। लास्ट जो 1931 का सेंसस हुआ था वहां पर आपका 4147 कास्ट जो है आपका काउंट हुआ था। ठीक है, अब देखिए हर दिन 10 साल पर हो रहा था, तो आपको लगेगा कि 1951 में तो हुआ ही, तो 1941 में क्या नहीं हुआ था? 1941 में भी एक्चुअली हुआ था, लेकिन अगर आप देखिएगा तो उसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, इसलिए इसका जो है पब्लिश नहीं हो पाया, पब्लिश जो है नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण। ठीक है, और जब 1940 उसके बाद हम लोग आजादी के बाद की स्थिति को देखेंगे तो 1947 में जब कंट्री आजाद हुआ तो 1948 में यह डिसीजन लिया गया कि जो कास्ट के आधार पर जो जनगणना होती है उसको बंद किया जाता है, क्योंकि इससे कास्ट में डिफरेंस हो सकता है, पोलराइजेशन वोटिंग का हो सकता है। तो इन सब कारणों के कारण जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग काउंट करेंगे कास्ट को तो सिर्फ उसके लिए जिसको SC ST कहता है, बाकी जो OBC या वर्तमान समय जिसको EBC कहते हैं उन सभी जातियों की जनगणना नहीं होती थी। लेकिन आपको पता है जब आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि किस तरीके से फिर वहां पर रिजर्वेशन का मुद्दा उठता है और उसकी जनगणना की बात भी समय समय उठते रहती है। और रिजर्वेशन का जब मुद्दा उठता है तो 1980 में जो है आपका मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो है वो रिकमेंडेशन दिया जाता है, उसमें 27% OBC रिजर्वेशन की बात किया जाता है। तो ये जो काउंट हुआ, क्योंकि 1931 में ही लास्ट काउंट हुआ था, तो इसी के आधार पर ये रिकमेंडेशन जो है दिया गया था 27% के आधार पर। ठीक है, अब 1931 के बाद एक भी डाटा सरकार के पास नहीं था जिसमें जातीय जनगणना हुई थी। आपको पता है कि समय के अनुसार डेमोग्राफिक चेंज होते रहता है। लास्टली जो 2011 में जो है यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा एक कह सकते हैं SCCC आपका जिसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे जो था वो कराया गया था, लेकिन इसमें क्योंकि इसका जो मेथोडोलॉजी था उसमें कुछ इश्यूज थे। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये किसी को ड्रॉप डाउन नहीं बनाया गया था। जैसे कि अब सर्वे करना है तो उसमें सपोज किया जाए कि 100 कास्ट पहले से पता हो तो लोग उसमें सेलेक्ट कर सकते थे, या 200 कास्ट जितना भी है। लेकिन उस समय एक्चुअली में हुआ क्या कि सब अपने किसी टाइटल के नाम से कोई जो भी टाइटल लगा रहे उस हिसाब से वो फिलअप कर दिए। तो एक्चुअली में उसका संख्या बहुत ज्यादा हो गया और आप कह सकते हैं कि वो जो मेथड था जिस हिसाब से सर्वे किया गया
वो फेल हो गया, ठीक है। क्योंकि उस तरीके से अब होना चाहिए कि अब जितनी भी जातियां हैं उस हिसाब से डिवीजन हो और जो नॉर्मल लोग हैं उसको सेलेक्ट करें, लेकिन इसमें ये चीज नहीं हुआ। इसके कारण जो है ये कभी भी पब्लिकली इस डाटा को जो है यूज नहीं किया गया, ठीक है। यानी कास्ट संबंधित डाटा को कभी न यूज किया गया, नहीं पब्लिक फोरम पे इसको रखा गया। अगर आप राज्य के स्तर पर देखिएगा तो बिहार पहला राज्य बना जहां की आपको कास्ट सर्वे कराया गया। सर्वे और सेंसस में डिफरेंस होता है। सेंसस देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है, सेंट्रल स्टेट का सब्जेक्ट है, तो सेंसस हमेशा केंद्र सरकार ही करा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कोई भी राज्य सरकार अपना डेटा को मजबूत करने के लिए वो सर्वे करा सकता है, हालांकि सेंसस कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंटर को है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है इसमें आपका कास्ट सर्वे जो है करा गया था, ठीक है। इसमें यह देखने को मिला कि आजादी के समय से सिग्निफिकेंट जो है डेमोग्राफिक चेंज हुआ, यानी इसमें यह देखने को मिला कि ओबीसी और ईबीसी की जातीय जो जनगणना है जो पूर्व का सर्वे था उससे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है आपको पता है कि बिहार में रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ाया गया था, बाद में पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उसको जो है रिवोक किया गया, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट जो है अब वहां पर भी जो है कंडक्ट किया गया है, लेकिन वहां भी पॉलिटिकल कुछ इशू होने के कारण अभी जो है उसको पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। अब रिसेंटली जो केंद्र सरकार का जो जजमेंट आपका अनाउंसमेंट जो है उसमें ये किया गया है कि जो अपकमिंग सेंसस होगा उसमें हम लोग कास्ट का भी इन्यूमरेशन करेंगे, यानी जनगणना करेंगे, ठीक है। इसमें अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि देश के अलग अलग हिस्से में आप देखिएगा, स्पेशली ओबीसी कास्ट में यह एस्पायरेशन जगह है कि उनका जनसंख्या जिस हिसाब से है उसका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है, यानी कि जितना परसेंट उनका पॉपुलेशन है उस हिसाब से या तो पॉलिटिकल फील्ड है या गवर्नमेंट जॉब है, एजुकेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उतना उनका हिस्सेदारी नहीं है। इसके लेकर डिमांड जो है आपका चलते रहता है। और जब कभी भी वेरियस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें यह कहा गया कि आपको रिजर्वेशन लागू करना है, अफर्मेटिव एक्शन लागू करना है, तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास उस चीज को प्रूव करने के लिए सपोर्टिव डेटा हो। तो इसके लिए जरूरी है कि सर्वे या सेंसस जो है हो, ठीक है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें, समावेशी विकास की बात करें या साइंटिफिक गणना की बात करें, तभी तो आप डेटा के आधार पर उन चीज को कर सकते हैं। इंक्लूसिव इसलिए कि जो समाज में सही में पिछड़े हुए कौन है, ऐसा नहीं। जो कास्ट सेंसस में सिर्फ यह नहीं पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, आपका उसका प्रॉपर क्वेश्चनायर होता है, उसमें उस व्यक्ति की आय से संबंधित, उस व्यक्ति के जीविकोपार्जन से संबंधित, उसके सामाजिक स्थिति के बारे में वेरियस क्वेश्चंस होते हैं, ताकि वो पता लगाया जा सके कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वो लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, और उस आधार पर जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार जो है नीति बना सकता है, क्योंकि जो अंतिम पायदान में जो लोग हैं वो भी उनका भी विकास हो सके, ठीक है। अगर हम इसका पॉजिटिविटी की बात करें इस निर्णय से, तो क्या होगा कि सबसे अच्छा क्या होगा कि आपको एक अपडेटेड आपका कास्ट का डेटा मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि जो भी आप कोई योजना बनाना चाहते हैं उसके लिए परफेक्ट डेटा रहेगा कि कौन सा सोसाइटी मेरा पिछड़ा हुआ है, कौन सा किस चीज में पिछड़ा हुआ, तो आप बेहतर और एक्यूरेट जो कह सकते हैं आप योजना जो है जो भी वेलफेयर की स्कीम है वो बना सकते हैं। सेकंड क्या है कि आप जो भी असमानताएं हैं उसको आप बेहतर रूप से पहचान कर सकते हैं। बेहतर रूप से पहचान कर लीजिएगा तो आप अच्छे तरीके से उसको आप फोकस तरीके से उस तरीके से आप उस ग्रुप को आप कह सकते हैं कि टारगेट कर सकते हैं और वो आपका उस ग्रुप को ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। दूसरा क्या है, रेशनलाइजिंग जो है रिजर्वेशन। आप क्योंकि वेरियस जो जजमेंट है जैसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये कैद किया गया था कि 50% से अधिक जो है आप रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता है। और तो उसके बाद में भी अन्य भी जजमेंट आया जिसमें कि अगर बढ़ाया जाता है कहीं पर भी या स्टेप डाउन किया जाता है तो हमेशा कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि आपके पास क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है कि किसकी जनसंख्या कितना है और किस जाति का कहां पर रिप्रेजेंटेशन कितना है। अब यहां पर बात सिर्फ जातिगत आरक्षण का नहीं होगा, यहां पर सब कास्ट का भी होगा। यानी कभी कभी आप सुनते हो कि सब कोटा की बात, यानी एक ही जाति में ओबीसी जाति में सर्टेन जातियां हैं जो रिजर्वेशन का अधिक लाभ ली है, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन सर्टेन एजुकेशन में वो जॉब्स में ज्यादा है। तो उन चीजों को भी जो डिस्पेरिटी है उसको भी आप वहां पर दूर कर सकते हैं, ठीक है।
तो सब कैटेगराइजेशन हो या कहीं पर किसी पिछड़े जाति की बात हो, जैसे बिहार में आप देखिए ओबीसी ईबीसी है, लेकिन बहुत सारे राज्य में वो व्यवस्था नहीं है, तो आप वहां इन चीजों को अगर डेटा आपके पास रहेगा तो सर्टेन कास्ट को आप एडवांटेज करने के लिए इस हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो संवैधानिक जो प्रावधान है, आर्टिकल 15 है, 4 है, 16 4 है, 30 है, तो जहां पर यह प्रावधान दिया गया है कि जो सोशली एवं जो है एजुकेशनली जो बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स है उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन यानी किसी भी तरीके का सरकार जो है उनको सपोर्ट कर सकता है। तो ये अगर डेटा रहेगा तो और अच्छे से इस चीज को किया जा सकता है, ठीक है। और इनका आप सशक्तिकरण भी होगा, जो स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनका इकोनॉमिक इंक्लूजन भी होगा, क्योंकि जैसे ही आप वेलफेयर स्कीम का, कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर रूप से आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उनको ज्यादा लाभ पहुंचेगा और एक तरीके से वो आर्थिक लाभ उनका ज्यादा होगा। और जो कुछ ग्रुप या कुछ जातियां जो है छूट गई है उस रेस में, विकास के इस दौर में, वो भी शामिल हो सकेगी, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन भी, यानी जो हमारे सरकारी जो संसाधन है उसको हम बंटवारा कह सकते हैं, उसका हम इफिशियंटली तरीके से जो है हम लोग उसको बांट सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं कि जहां पर आपको लगेगा कि किस कास्ट का जो है रिप्रेजेंटेशन है, आप उसे कास्ट के लिए अफर्मेटिव एक्शन का प्रावधान कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि साथ ही फेडरल गवर्नेंस भी मजबूत होता है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप पोल्यूशन गवर्नमेंट के बारे में आप पढ़ते होंगे तो बहुत सारा जो रीजनल पार्टियां हुए, ऑल दो उसमें कुछ निगेटिविटी है जो कास्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है, लेकिन यह भी एक आप कह सकते हैं एक तरीके से कि उन रीजनल पार्टियों के उदय में उनकी भूमिका है, उसके कारण फेडरल गवर्नेंस आपका बेहतर होता है। तो ये बातें आप कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो किसी का विकास एसडीजी गोल यानी सेमी आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके जो पैरामीटर्स है उसमें सही में किस सोसाइटी को कितना अधिक फायदा पहुंचा है और वो आपको मॉनिटरिंग करने में हेल्प होगा, और उस अनुसार जो भी आपका पिछड़ा हुआ सेक्शन है उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। अगर आप नेगेटिव की बात करें कि ये जो कास्ट सेंसस हुआ इससे नेगेटिव क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा तो नेगेटिव अगर आप देखिएगा कि जो कास्ट आइडेंटिटी की बात है, यानी कि मुद्दे से भटक के हो सकता है कि सारा बात जो है जाति के आधार पर होने लगे, और जो संविधान में एक आदर्श हम लोग लेते हैं कि जाति रंग भेद को भूल कर हम लोग एक आप कह सकते हैं एक कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे, वो जो आइडियोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं डेंट कर सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, आप सर्टेन जो कास्ट ग्रुप है जिनका पॉपुलेशन अधिक हो सकता है, इलेक्शन के समय हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जाए जिसके कारण आप कह सकते हैं कि पोलराइज हो सकता है चीजें, और उसके कारण से आप पॉलिटिकल मिसयूज भी अब कास्ट डाटा का हो सकता है। आज दूसरा एक यह भी कहा जाता है आजकल तो डेटा का अगर अच्छे से यूज किया जाए निगेटिवली या पॉजिटिवली तो दोनों चीज होता है। अगर निगेटिव यूज किया जाए कि अगर सर जो स्पेशली जो रूलिंग गवर्नमेंट होते हैं अगर उनके पास डेटा हो तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके का अनाउंसमेंट किया जाए कि सर्टेन ग्रुप्स उसको किसी रूलिंग रेजिम को ज्यादा फेवर करने लगे, तो ये चीजें भी है, यानी पॉलिटिकल मिसयूज भी संभव है या पोलराइजेशन भी संभव है। एआई का जमाना है, आप डेटा मिसयूज भी किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है कि आपका हमेशा जो है अभी वर्तमान समय में रिजर्वेशन का कैप है, इंदिरा साहनी केस के बाद 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन सपोज किया जाए कि अगर सर्वे होता है, सेंसस होता है और वहां पर ओबीसी का जनसंख्या कितना आएगा ये तो सेंसस में पता चले, सपोज किया 75 हो जाए, अगर वेरियस ग्रुप यह कहने लगे कि 75% पॉपुलेशन है तो रिजर्वेशन का कैप जो है 75 होना चाहिए, तो ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होगा और उसके वेरियस डायमेंशन है जो अलग टॉपिक्स में कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको बढ़ेगा, क्योंकि अब हजारों जातियों को एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स बनाने में भी डिफिकल्ट है, उसके कारण आपका जो एक प्रशासनिक आप कह सकते हैं वो आपका जटिलता जो है आपका बढ़ेगा, ठीक है। इसमें यह भी संभव हो सकता है कि जब सर्वे होता है तो बहुत सारे लोग अपने जाति को किसी दूसरे जात में आप कह सकते एक्सप्रेस कर ले ताकि वो एक संख्या के रूप में अपने आप को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फॉल्स रिपोर्टिंग भी संभव हो सकता है। उसके बाद है कि आपका जो प्राइवेसी है वो भी आपका इसमें वायलेट होता है कि पब्लिक डोमेन में एक तरीके से चीजें जाता है और उसका मिसयूज संभव हो सकता है
या जो सर्टेन लोअर कास्ट है वो स्टिग्माइज हो सकते हैं, ठीक है, उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव हो सकता है, कलंक आप भेदभाव आप कह सकते हैं कि हो सकता है। उसी तरीके से सोशल टेंशन भी बढ़ेगा, जैसे ही एक एक का संख्या जब पब्लिकली डोमेन में आता है तो वेरियस तरीके से ग्रुप्स एक्टिव हो जाएंगे। हर का हो सकता है कि कोई ना कोई एक सर्टेन लीडर्स हो जो उन जाति ग्रुप्स को लीड करने लगे, और उसके कारण आपका कन्फ्रंटेशन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, आप उससे आप क्राइम रेट और विधि व्यवस्था के इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है आपका, इसमें आप कह सकते हैं कि स्थिति खराब हो सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, ठीक है, जब कभी भी इस तरीके का जनगणना होता है तो लार्ज अमाउंट में ह्यूमन रिसोर्स जो है जरूरत होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी लगेगा, क्योंकि जनगणना कराना है, घर घर कराना है, तो आपको लाखों जो है वर्कर्स चाहिए जो जनगणना करने के लिए है, तो उनको पेमेंट देना होता है, रिसोर्स का होता है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। अब इसका इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, तो सबसे अगर इम्प्लीकेशन की बात कीजिएगा तो इसमें फायदा वही है कि टारगेटेड रिफॉर्म जो है आप कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है, जो हम लोग ऊपर में चर्चा की है, ठीक है। और जो जुडिशियल जो मैंडेट होता है, वेरियस जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहता है कि आपके पास डेटा नहीं है, आप रिजर्वेशन का उसको बढ़ा रहे हैं या अफर्मेटिव में, तो उस चीज को फुलफिल इसके द्वारा किया जा सकता है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स की अगर बात करें तो हो सकता है कि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन बढ़ जाए और विकास के जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उससे भटक के कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रमोशन मिल सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि रीजनल जो पार्टी है वो आपका स्ट्रेंथन हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो रीजनल पार्टी होता है वो सर्टेन किसी न किसी कास्ट, आप कह सकते हैं कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स के अराउंड इर्द गिर्द जाते हैं, कहीं पर रिलीजन के अराउंड भी है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं जहां की आपको पता है कि कास्ट बेस्ड राजनीति के से वो मूव करती है। सोशल इंपैक्ट अगर आप देखिएगा तो जो समाज में जो डिस्पैरिटी है उसको जो है वो स्पष्ट रूप से वहां पर करेगा। उसके कारण एक कास्टिज्म का जो एक कह सकते हैं समय के साथ जो गैप घटा है वो हो सकता है संभावना बढ़ भी जाए, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से दिखेगा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक कास्ट दूसरे कास्ट से कितना पिछड़ा हुआ, ऐसे में कास्टिज्म की भावना बढ़ भी सकती है। ये आप कह सकते हैं ये रिस्क है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये रिस्क के रूप में। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन की अगर बात करें, हाँ, तो उसमें आपका वेलफेयर आपका बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप टारगेट बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। इसमें यह भी संभव है कि अगर एफर्मेटिव एक्शन का इतना दायरा बढ़ जाए, इतना कि हो सकता है कि उसमें आप 75% रिजर्वेशन हो जाए, तो जो मेरिट बेस्ड जो इशू है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो जनरल है, जो विशुद्ध रूप से जनरल, जो किसी कास्ट के कारण उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, उनका कट ऑफ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई जाएगा। तो मेरिट वर्सेस जो है एक एफर्मेटिव एक्शन का इशू हमेशा एक रहता है, तो उसमें मेरिटोक्रेसी को आप कह सकते हैं कि रिस्क है, ठीक है, क्योंकि कोटा बढ़ जाएगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर हो सकता है कि जो सेंट्रल और जो स्टेट में, क्योंकि जब स्टेट में जो भी रीजनल पार्टियां होती है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को ज्यादा आप कह सकते हैं कि उस तरीके से उनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है, तो उससे पार्टी का, रीजनल पार्टी का ग्रोथ होने का संभावना बढ़ता है। तो ऐसे में जो सेंट्रल पार्टियां होती है या सेंटर में जो पार्टी होगा वो, और जो स्टेट में पार्टी होगा वो, वहां पर आपका आप कह सकते हैं कि टेंशन बढ़ सकता है, और ये संघवाद के लिए आप कह सकते हैं एक अच्छा संकेत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए उसी तरीके से जो बहुत सारे कंट्री हैं वो आप वेरियस कंट्री में देखिएगा, जैसे अमेरिका देख लीजिए या यूरोप देख लीजिए, वहां पर भी जो वहां पर पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे अश्वेत लोग हैं या कहीं के जो नेटिव लोग हैं जो पिछड़े हुए, उनका जनगणना कराया जाता है और उनके लिए आपका एफर्मेटिव एक्शन लिया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं जो ग्लोबल जो प्रैक्टिस है एफर्मेटिव एक्शन का, उससे हमारा ये अलाइन करता है, ठीक है। अब ये तो हम लोग अभी तक देख लिए। अगर हम लोग सजेशन की बात करें तो इसमें अगर हम एक देखें कि सबसे पहले जरूरी क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, जो घर जाएंगे जनगणना करने के लिए उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसके कारण डेटा या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको टेक्निकल, क्योंकि अगर वो मोबाइल यूज करते हैं, टैब यूज करते हैं जनगणना में, तो अच्छा से यूज करें ताकि डेटा में किसी तरीके का गड़बड़ी देखने को नहीं मिले। और हम लोग डाटा को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग या अच्छा से यूज करने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, या मॉडर्न जितना भी डिजिटल आपका एक से एक एडवांस टेक्निक्स है उसका यूज कर सकते हैं।
स्टोरेज अगर इतना मेहनत से हो तो वो स्टोरेज रहे, तो इसके लिए आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। साथ ही डाटा, क्योंकि प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए, उसमें जो है गोपनीयता का ख्याल रखा जाना चाहिए, और उसके लिए कुछ ना कुछ जो है एक कह सकते हैं रोबुस्ट आप फ्रेमवर्क बनाइए, कुछ ना कुछ मजबूत आप ढांचा बनाइए, ताकि डेटा जो है उसका गोपनीयता जो है रखा जा सके। साथ ही अगर इस तरीके का निर्णय करना है तो जो भी संबंधित स्टेक होल्डर है, उन सभी का, जो भी हितधारक है, उनको आप जो है कंसल्ट में लीजिए, जो भी सोशल साइंटिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, ताकि जो हम लोग करा रहे हैं या जो केंद्र सरकार कराएगी उसका क्रेडिबिलिटी बना हुआ रहे। अभी देखिए बिहार में हुआ तो बहुत तरीके का आरोप प्रत्यारोप आपको सुनने को मिलता होगा कि सर्टेन जाति का जनसंख्या ज्यादा दिखा दिया गया, तो सर्टेन जाति का जनसंख्या कम दिखाया गया। तो इस तरीके का इशू नहीं होगा अगर सारे स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर निर्णय अगर लिया जाएगा। तो उसी तरीके से पब्लिक अवेयरनेस भी कराया जाएगा, ताकि वो जाने कि ये जरूरी किस लिए, क्योंकि सोशल जस्टिस अगर करना है तो सबसे पहले हम डेटा जानेंगे, तभी तो किसी चीज का निदान होगा कि कौन सी जाति मेरा पिछड़ गई है, कहाँ उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये आपको सोशल जस्टिस के हिसाब से ये लोगों के बीच भी अवेयर करना, ताकि इससे कास्टिज भी ना बढ़े बसर, लेकिन सोशल जस्टिस के तरफ पब्लिक थिंक करें, ना कि कास्टिज के और बढ़ावा देने की बात करें। पॉलिसी इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि अगर डेटा को हम लोग आधार या जो हम लोगों का मॉडर्न जो टूल्स है उससे अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग और अच्छे तरीके से पॉलिसी को हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और उसको एक तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मिसयूज की बात करें तो ये जो डेटा आपका कलेक्शन होगा उसको मॉनिटर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, और वो उसके लिए प्रॉपर जो है आपका रोकने के लिए नियम कानून होना चाहिए कि डाटा को एसेस कौन कर सकता है, किसका परमिशन चाहिए, इस तरीके का एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, और उसके कंट्रोलिंग में जो ये सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, और ग्लोबल स्तर पर जैसे अमेरिका है या यूरोप में ये चीजें हो रही है, तो वहां जो प्रैक्टिसेस, क्योंकि वहां लंबे समय से इन चीजों को कराया जा रहा है, तो वहां का जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको भी एक हम लोग यहाँ पर शामिल कर रहा है, और उसके बाद उन चीजों को ये कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो डेटा हो वो सही हो, ट्रांसपेरेंट हो, किसी तरीके बायसनेस नहीं हो, किसका पॉलिटिकल मिसयूज नहीं हो, और क्रेडिबल हम लोगों का जो है ये डेटा रहे, ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें ये जो लास्ट का जो कुछ सर्वे में जो मिस्टेक निकल के आया था, तो जैसे ये 2000 जब का 11 में हुआ तो वहां ड्रॉप डाउन नहीं दिया गया, तो सबसे पहले जरूरी है कि जातियों को पहले गिन ले कि कितना जाति है, उसी में लोग अपने आपके अलाइन करें। नहीं तो क्या होगा कि हजारों लाखों जो है जाति निकल के आ जाएगा, तो फिर उसका डेटा आप अच्छे से नहीं बना पाए, वो एक जरूरी चीज है। साथ ही क्या है कि जो जाति है, सपोज कीजिए एक कास्ट है तो उसका जो रीजनल या लिंग्विस्टिक जो वेरिएशन है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए एक्स कास्ट है तो बिहार में इसकी आर्थिक स्थिति कुछ और हो सकती है, गुजरात में कुछ और हो सकती है, तो इनको भी अलग से स्टैगर करके इनको भी कंसीडर करने का जरूरत है। एक ही कास्ट हो सकता है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अलग अलग, तो जो रीजनल वेरिएशन होते हैं उनको भी कंसीडर करने का जरूरत है। ठीक है, तो उस समय से लेके अभी तक यानी 1871 से लेके आपका जो वर्तमान समय तक जो कास्ट सेंसस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन था आपसे शेयर किए। ध्यान रखिएगा 1941 का सर्वे हुआ था लेकिन पब्लिश नहीं हुआ था। 2021 का सर्वे कोविड के कारण नहीं हो सका था। ठीक है, अन्यथा 1947 के पहले होता था, 47 के बाद निर्णय लिया गया था कि सिर्फ SC ST का होगा, तब से हो रहा। ये जो घोषणा हुआ इससे क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या निगेटिव हो सकते हैं, हम लोग इसको समझे। क्या सजेशंस हम लोग जो है वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं वो सब हम लोग समझे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत ये चीजें कराया जा रहा है। हम लोग इंदिरा साहनी केस वगैरह हम लोग जजमेंट कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंक्लूजन में लिखना है तो ये सारी चीजें हम आपके उसमें। दूसरा है कि जो इस वीडियो को देखते हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए जो भी हम आपको स्लाइड प्रोवाइड करते हैं वो आपका यूट्यूब लिंक में रहता है, वहां जाके डाउनलोड करके आप उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ये जो घोषणा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है उस हिसाब से कि जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी सामाजिक आर्थिक जो
असमानता है उसको दूर करने के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव घोषणा है, ताकि हम उस दिशा में अफर्मेटिव एक्शन लेके उस गैप को हम लोग दूर कर सके, ताकि जो विकास हो वो समता मूलक हो, ठीक है, यानी इक्विटेबल हो और सारे ग्रुप्स का हम लोग इसको ये कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यह भी बात सही है कि ऐसे में इस बात का भी रिस्क बढ़ता है कि कास्ट आइडेंटिटी बढ़ सकता है, पॉलिटिकल जो विंग्स है वो उसका एक्सप्लॉइट कर सकती है डेटा का, और इसको लागू कराने के लिए प्रशासनिक जो है चैलेंजेस भी है। तो इसके लिए हमको जरूरत क्या है, एक अच्छे स्ट्रेटजी का जरूरत है, ठीक है, और जो संवैधानिक जो सिद्धांत है उसको फॉलो करके हमको जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बेस्ट प्रैक्टिस है जो फॉलो किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए हम लोग इस चीज को कराएं और इसका पॉजिटिव यूज करें। तो कास्ट सेंसस सही में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके लिए एक बेहतर कदम, आप कह सकते हैं एक सिग्निफिकेंट स्टेप हो सकता है। तो लास्ट में बस इतना ही है, थैंक यू। और जो इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन का घंटी बजाएं, और आप जो है फीडबैक दे सकते हैं किसी तरीके का। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो पीडीएफ है वो आपका यूट्यूब लिंक में रहता है, आप उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर भी ग्रुप है हम लोगों का, बीपीएससी मेंटर्स ग्रुप, वहां पर भी आपको सारा पीडीएफ मटेरियल्स मिल जाएगा। थैंक यू।